हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं सेल बायोलॉजी यूनिट का, जिसमें हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। इस यूनिट का बेटा ये सेकंड चैप्टर है और आपकी एनसीईआरटी की किताब का ये 9th चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी है, मजा आएगा ध्यान से सुनेंगे तो। ठीक है ना? कुछ नहीं, थोड़ा सा केमिस्ट्री का यहाँ पे टच है इस बायोलॉजी के चैप्टर में, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का यूज होगा यहाँ पर। उसकी टेंशन मत लीजिएगा, वो मेरी जिम्मेदारी, बेहतरीन तरीके से बताएंगे हम आपको कैसे मॉलिक्यूल बना होगा, क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से है, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। बस जो मैं पॉइंट नोट्स कर रहा हूं आप अपनी बुक में मेंशन करते चलना, क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, हर एक छोटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन उठ के आ सकता है। क्योंकि अब आपका नीट का जो सिलेबस है वो केवल और केवल एनसीईआरटी बेस्ड रह गया है, गिनी चुनी लाइनें हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन उठ के आना है। क्लियर है? तो जो जितनी बार रिवाइज कर लेगा उन लाइंस को, वो उतने ही ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएगा। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर है? तो शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने अपनी अपनी एनसीईआरटी निकाल ली होगी। क्लियर है? अब सबसे पहले नाम पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बायो और मॉलिक्यूल दो वर्ड है यहाँ पर। ठीक है? अब मॉलिक्यूल का मतलब तो जानते ही हैं, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, मॉलिक्यूल बेटा एक ग्रुप ऑफ एटम होता है, और वो एटम्स इस तरीके से कंबाइंड फॉर्म में बैठे रहते हैं, वो एक फिक्स्ड होल नंबर रेशियो बाय देयर वेट, इस तरीके से मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। दो या दो से ज्यादा एटम आए, कंबाइन करे एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास में, और वो बना लेते हैं एक मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो मॉलिक्यूल तो बेसिक सी समझ में आ गई होगी, इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम। क्लियर है? बायो का मतलब आपको पता ही है, लाइफ। तो असल में इस चैप्टर में हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है जो हमें लिविंग टिश्यू या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिले थे। क्लियर है? तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का चैप्टर है ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो अब ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, किस तरीके का फॉर्मूला है, क्या कहते हैं उन्हें, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेंगी। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सिंपल है, मजा आएगा। हाँ या ना? जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सुना होगा, इट इज अ बायोमोलिक्यूल। प्रोटीन्स के बारे में सुना होगा, इट इज अ बायोमोलिक्यूल। हमारी बॉडी में है, बिल्कुल है, आपकी में है, मेरी में है, सबकी बॉडी में होते हैं। हाँ या ना? हम क्या लिविंग है? हाँ या ना? तो हमारी बॉडी में इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, हाँ या ना, या हमारी बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के टिश्यूज में जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, उन्हीं को हम बायोमोलिक्यूल्स का नाम दे देते हैं। क्लियर है? तो क्या सर इसकी कोई कैटेगरी है? बिल्कुल, सारी कैटेगरी समझाऊंगा कि कौन सा मॉलिक्यूल क्या कहलाया जाता है, क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से हम ऑब्जर्व करते हैं, कैसे एनालिसिस किया जाता है, ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको इस चैप्टर में। बहुत मजा आएगा ध्यान से सुनेंगे तो। ठीक है ना? चले, अब एक ओवरव्यू दे देता हूं आपको इस चैप्टर में मैं क्या क्या पढ़ाने जाऊंगा। टॉपिक्स लिख रहे हैं आप लोगों की एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हैं आप लोग। सबसे पहले अपन लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज के सेशन का, वो करेंगे हाउ टू एनालाइज अ केमिकल कॉम्पोजिशन। मॉलिक्यूल के बारे में बताने से पहले ये तो बता दूं कि उस कंपोनेंट में जो भी हम सैंपल लाएंगे, जो भी स्पेसिमेन होगा जिसमें हमें चेक करने हैं इन बायोमोलिक्यूल्स को, उसमें हम एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, जिससे हम उस बायोमोलिक्यूल के बारे में पता लगा लें कि क्या है फॉर्मूला, क्या है वो, उसकी क्या नेचर है, कैसा है, कहां पर मिलेगा, ये सारी चीजें फलाना फलाना। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको सीखना है कि हम किसी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन की केमिकल एनालिसिस कैसे करते हैं। फिर हम बताएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये मेटाबोलाइट्स और कुछ नहीं, इन बायोमोलिक्यूल्स को ही बोला जाता है कि कौन से प्राइमरी है, कौन से सेकेंडरी है। फिर हम बात करेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं और बहुत बड़े होते हैं साइज में। फिर हम बात करेंगे प्रोटीन्स की, जैसा कि मैंने बताया। फिर बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की। फिर हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड। ये कुछ नहीं, डीएनए आरएनए वगैरह कोई कहते हैं आप लोग, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, हाई राइबोन्यूक्लिक एसिड सुने होंगे आपने। वही सारी चीजें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकेराइड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, लिपिड्स के बारे में बताऊंगा यहाँ पे, सारी चीजें आएंगे। फिर प्रोटीन का कैसा स्ट्रक्चर होता है ये भी सिखाएंगे। केमिस्ट्री में आता है एक और चैप्टर बेटा, केमिस्ट्री में भी बायोमोलिक्यूल नाम का एक चैप्टर आपकी 12th की, वहां पर भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वहां पर भी मैं पूरा डिटेल में ही एक्सप्लेन करता हूँ। सारी चीजें यहीं पे ला दूंगा मैं, 12th का मोस्ट प्रोबेबल पार्ट में यहाँ पे आपको सिखा दूंगा।
बायोमोलिक्यूल्स। आप जब केमिस्ट्री के लेक्चर सुनेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को समझने में। वहां पे बस केमिकल रिएक्शंस बढ़ जाएंगी, यहाँ पे इतनी केमिकल रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे हम लोग अपनी बॉडी से रिलेटेड बातें करेंगे, बस वहीं पे केमिस्ट्री में वो चीजें केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कर देते हैं, वहां पे केमिकल रिएक्शंस हम ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर है? बस यहाँ पे मैं आपको ज्यादा रिएक्शंस नहीं सिखाऊंगा, बॉडी के बारे में ज्यादा बताऊंगा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर चलेंगी। यहाँ पे हमें केमिकल रिएक्शंस नहीं देखनी, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर तक ही मैं यहाँ पे सीमित रहूंगा। यहाँ पे आपको रिएक्शंस वगैरह नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि नहीं आते इस पे से क्वेश्चन बायो में केवल जो कंसेप्ट पढ़ाऊंगा उन्हीं पे से, ठीक है ना। अगला नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग, यहां पर पढ़ाऊंगा थोड़ी बहुत रिएक्शंस, दे नहीं रखी आपकी एनसीईआरटी में, पर मैं अपनी तरफ से बता के दूंगा कि कैसे बनाया जाता है, वो मेरी गारंटी है समझाने की, वो मेरी हेडेक है। क्लियर है? बस आप नोट जरूर करिएगा, नहीं तो मिस हो जाएगा वो लेक्चर, कोई मिस नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सिखाऊंगा इस चैप्टर में मैं आपको। क्लियर है? कैसे जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है, पॉलीमर बनता है, तो उसमें किस टाइप के बॉन्ड की लिंकेज होती है इन मोनोमर्स के, क्योंकि पॉलीमर बेटा एक चेन होती है जो छोटे छोटे मोनोमर्स से मिलकर बनी हुई होती है। पॉलीमर एक लंबी चेन होती है जो छोटे छोटे मोनोमर्स से मिलकर बनी होती है। तो उसमें हमें बताना पड़ेगा कि किस टाइप का बॉन्ड बना है या किस टाइप की लिंकेज हमें मिली है। नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग, क्या नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। क्लियर है? इसके बाद डायनेमिक स्टेट के बारे में बताऊंगा आपको, क्या डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? कैसे डायनेमिक स्टेट के बारे में अपन बताएंगे, और क्या बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म पढ़ाएंगे, वही है डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, इसी को कहते हैं हम कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? डायनेमिक स्टेट बताना बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, इसी को हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म समझाना। फिर हम बताएंगे मेटाबॉलिक बेसिस कि मेटाबॉलिज्म के हिसाब से लाइफ या लिविंग को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। फिर हम बात करेंगे लिविंग स्टेट की, वैसे लिविंग वर्ल्ड में मैं पढ़ा चुका हूं थोड़ा बहुत, बट यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में कि असल में लिविंग स्टेट का मतलब होता क्या है। और लास्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोमोलिक्यूल, दैट इज एंजाइम्स। इसमें से भैया क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर बार बनता है। क्लियर है? कौन? एंजाइम्स। क्लियर है? तो ये छोटे मोटे टॉपिक चलेंगे बच्चों आपके बायोमोलिक्यूल्स में। सिंपल कंसेप्ट है, टॉपिक वाइज मैं एक्सप्लेन करूंगा, उम्मीद करूंगा आप लोगों को पसंद भी आ रहे होंगे मेरे लेक्चर्स। क्लियर है? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम बायोमोलिक्यूल्स। लेट मी स्टार्ट द इंट्रोडक्शन, ध्यान से सुनिएगा, देखिए। क्लियर है? तो आज के सेशन में हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन, कि किसी कंपोनेंट की या किसी सैंपल में किस किस टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, क्या उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है, कि उसके अंदर कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इतना उम्मीद कर रहा हूं आप लोग जान चुके होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन कंटेनिंग होते हैं, इनऑर्गेनिक जिनमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स नहीं होते। इतना आप लोगों ने केमिस्ट्री में जरूर सीख लिया होगा अभी तक, इतनी उम्मीद मैं रखूंगा। क्लियर है? तो हम बायोमोलिक्यूल्स में बात करेंगे कि किसी सैंपल के अंदर कैसी उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन होगी और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना? तो देखिएगा, चलो बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, क्या बायोमोलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर, जैसा कि पढ़ा चुका हूं लिविंग वर्ल्ड में कि बहुत अच्छी खासी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है हमारे बायोस्फीयर में। इतनी वैरायटी के प्लांट्स, इतनी वैरायटी के एनिमल्स मिलते हैं, अनगिनत, बहुत ज्यादा। ठीक है ना? तो अब मेन क्वेश्चन ये आता है, क्या हम सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्या एक ही टाइप के केमिकल से बने हैं, या हमारे अंदर भी वैरायटी है केमिकल्स की? तो वही लिखा है। नाउ क्वेश्चन दैट अराइज इन आवर माइंड इज, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेम केमिकल्स? क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही टाइप के एलिमेंट से या केमिकल से मिलके बना? और केमिकल में हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की बात करेंगे, या तो एलिमेंट पूछेगा या कंपाउंड देखेंगे। तो वही क्वेश्चन है, इतनी डाइवर्सिटी होती है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो मेन पॉइंट ये उठ के आता है कि क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप के केमिकल्स मिलते हैं, आई मीन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो वैरायटी टू वैरायटी बेटा, किसी में कुछ केमिकल्स हैं, किसी में उस तरह के केमिकल्स नहीं मिलते। बैक्टीरिया में उनकी सेल वॉल में जो केमिकल्स हैं जरूरी नहीं है वो प्लांट की सेल वॉल में भी सेम टू सेम मिले। मेजॉरिटी एलिमेंट्स की बात करते हैं तो लगभग सेम मिलते हैं, बट कंपाउंड्स बहुत वैरायटी के होते हैं बेटा। कंपाउंड्स डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट वैरायटी के कंपाउंड्स देखने को मिले। चले आगे सुनना। यू हैव लर्न्ड इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म। जनरली बेटा एलिमेंटल एनालिसिस
उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन से पता लगाते हैं। कोई एलिमेंट है, उसकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, टेस्ट होता है उस एलिमेंट का, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि वो कंफर्म वही एलिमेंट है। बट यहाँ पर टेस्ट थोड़ी कराने आपको, केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में तो आसानी से पता लग जाता है एलिमेंटल एनालिसिस से परफॉर्म करके कि कौन सा कैटेगरी का एलिमेंट है और कौन सा एलिमेंट है। क्लियर है? अगर हमें यहाँ पर किसमें बायोलॉजी वाले फील्ड में या बायोलॉजी के सब्जेक्ट में हमें ये काम कराने पड़े तो हम कैसे कराएंगे, तो वो सुनना। क्या? इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन द प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और अ माइक्रोबियल पेस्ट, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen and several others and their respective components per unit mass of a living tissue। तो जब केमिस्ट्री की बात चलती है तो उनमें तो केमिकल्स होते हैं, उनमें चेक करना पड़ता है, उसमें ज्यादा वैरायटी तो नहीं होती। बट जब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग तो कोई स्पेसिमेन लेंगे, चाहे वो प्लांट का टिश्यू हो स्पेसिमेन, चाहे वो कोई एनिमल का टिश्यू हो स्पेसिमेन, चाहे वो कोई माइक्रोबियल पेस्ट हो जैसे कि बैक्टीरिया का पेस्ट या फंजाई का पेस्ट, कुछ भी हो। हाँ है ना? तो जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो उसमें इतना कलेश नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कोई सॉल्ट है, उसमें चेक करना है कि सोडियम है या क्लोरीन है या कौन सा आयन है। तो वहां पर इतने वेराइटी नहीं है, वहां पर हमें पता है लगभग कि इसमें या तो ये सॉल्ट मिलेगा, ये एलिमेंट मिलेगा। बट जब हम बायोलॉजी के टॉपिक पे आते हैं तो हमारे पास टिश्यू होता है, हमारे पास कोई केमिकल नहीं होता है, तो हमें उस टिश्यू को एनालाइज करना पड़ता है, उस टिश्यू के अंदर कंपोनेंट्स की बात करनी पड़ती है। तो जब हम किसी प्लांट या एनिमल या माइक्रोबियल पेस्ट में एनालिसिस करते हैं तो हमें एक एलिमेंट नहीं मिलता, बहुत सारे डिफरेंट टाइप की वैरायटी के एलिमेंट्स की पूरी लंबी सी लिस्ट निकल के आएगी। इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब कौन कैसा है, किस तरीके से बैठा है, वो अलग कलेश। बट ये है कि अगर हम बायोलॉजिकल के स्पेसिमेन में चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमें एक एलिमेंट नहीं मिलता, एक लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाती है एलिमेंट की, जैसे कि कार्बन मिल सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और डिफरेंट एलिमेंट्स मिल सकते हैं, और साथ ही साथ एंड देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द लिविंग सेल, और उसका कंटेंट भी वेरी करता है पर यूनिट मास के अंदर, कि प्लांट टिश्यू में कोई एलिमेंट ज्यादा मिल रहा है, वो एनिमल में नहीं मिल रहा, पर यूनिट वेट के हिसाब से। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। बट केमिस्ट्री में इतने कलेश नहीं होते, वहां पे कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन दिखाओ, बता दी ये एलिमेंट है, खत्म बात। क्लियर है? बट बायोलॉजी में स्पेसिमेन में बहुत ज्यादा कलेश आते हैं। अब लिविंग टिश्यू में चेक कर लिया, अगर हम यही सेम एनालिसिस नॉन लिविंग चीजों पे भी तो लगा सकते हैं। बिल्कुल भाई, एनालिसिस है, एनालिटिकल कंसेप्ट्स है, तो आप लिविंग पे लगाओ, नॉन लिविंग पे लगाओ, सब में आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है लिविंग में या नॉन लिविंग में, ये सारी चीजें चलती हैं। एनालिसिस कर रहे हैं आप लोग रिएक्शंस करा करा के। तो सुनना जरा, यही बात अगर हमने नॉन लिविंग पे लगाई तब क्या हुआ, तो वही लिखा है, इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, तो मेरे ख्याल से वो नॉन लिविंग ही है, हाँ या ना? इफ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, अगर हम नॉन लिविंग के मैटर के तौर पे अगर एक एग्जाम्पल लें, तो अगर हम अर्थ क्रस्ट में ऑब्जर्व करें, सेम एनालिसिस कराएं, तो क्या हमें सेम लिस्ट मिलेगी, हाँ या ना? क्या हमें डिट्टो लिस्ट मिलेगी जो हमारे, मैं सपोज करूं मेरी बॉडी का कोई टिश्यू है, लिवर का टिश्यू निकाला, उस पे एनालिसिस करी एक साइंटिस्ट ने और दूसरे ने अर्थ क्रस्ट में निकाल के एनालिसिस करी, उसको जो लिस्ट मिल रही है जो मेरे लिविंग टिश्यू पे एनालिसिस कर रहा है, क्या वो लिस्ट बिल्कुल डिट्टो होगी अर्थ क्रस्ट की लिस्ट के साथ या नहीं होगी, हाँ या ना? तो वही देखेंगे, अगर होगी तो क्यों है, और अगर डिफरेंट है तो क्या क्या चीजें डिफरेंट है ये बतानी पड़ेगी। तो डेफिनेटली लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस तो होगा ही होगा बेटा, लिविंग टिश्यू और नॉन लिविंग थिंग में डेफिनेटली डिफरेंस होगा। लिविंग के अंदर अलग कंपोनेंट्स देखे जाते हैं और नॉन लिविंग में अलग, भले ही एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन मेरे अंदर भी मिलेंगे, अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे, बस फर्क हमारी कंसेंट्रेशन में होगा। मेरे अंदर कार्बन कंपाउंड्स की कंटेंट या कंसेंट्रेशन ज्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट। तो डेफिनेटली लिस्ट सेम है, एलिमेंट कार्बन मेरे अंदर है तो वो अर्थ क्रस्ट में भी बिल्कुल होगा, बस उसकी कंसेंट्रेशन वेरी करेगी, बस उसकी कंसेंट्रेशन वेरी करेगी। तो वही बोल रहा है कि हमने सेम एनालिसिस के कंसेप्ट लिविंग पे लगाए, नॉन लिविंग पे लगाए, तो वो ये पूछ रहा है क्या वो लिस्ट डिट्टो होगी, बिल्कुल नहीं, हाँ या ना? एलिमेंट्स की नाम भले ही सेम है पर उनकी कंसेंट्रेशन वेरी जरूर कर रही हो, तो वही लिखा है, तो वेरी जरूर करेगी, वो सिमिलर नहीं होती मैक्सिमम केसेस में। क्लियर है? तो अब जो डिफरेंस है वो क्या होगा, उनकी कंसेंट्रेशन में, तो वही लिखा है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू लिस्ट, जो लिविंग टिश्यू में देखी और जो हमने अर्थ क्रस्ट जो कि नॉन लिविंग है उसमें देखी। क्लियर है, हाँ या ना? अगर हम समझाएं
तो लिस्ट में एलिमेंट्स तो सेम है पर उनकी कंसंट्रेशन बच्चों वेरी करती है। तो लिस्ट तो हम लोग एक ही बनाते हैं भाई, कार्बन मेरे अंदर भी कार्बन, अर्थ में भी हाइड्रोजन, मेरे अंदर भी हाइड्रोजन, अर्थ क्रस्ट में भी। हमारे अंदर जो लिस्ट के नाम है, एलिमेंट्स है, वो सेम है पर उनकी कंसंट्रेशन सेम नहीं है। तो हम लिस्ट को सिमिलर बोल देंगे या डिफरेंट, सिमिलर भी है बट वो डिफरेंस भी है इसमें कंसंट्रेशन के टर्म्स में। तो वही लिखा है इन एब्सोल्यूट टर्म नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट। अगर हम एलिमेंट के अकॉर्डिंग देखें कि मेरे अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मिल रहे हैं और अर्थ क्रस्ट में, एलिमेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा बट उनकी कंसंट्रेशन जो होगी वो वेरी करेगी। तो वही लिखा है ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। तो वही बोला है कि अगर हम उसे सिमिलर बोल रहे हैं तो केवल वो उसी टर्म्स में बोलेंगे कि जो हमारे अंदर एलिमेंट मिल रहे हैं वो सेम एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में बिल्कुल मिलेंगे, सिमिलर होगी लिस्ट, बस केवल एलिमेंट के नाम के हिसाब से कि मेरे अंदर भी कार्बन है, अर्थ क्रस्ट में भी कार्बन है, मेरे अंदर भी हाइड्रोजन है, अर्थ क्रस्ट में भी हाइड्रोजन है, बस इतनी सिमिलैरिटी होगी। बट वहीं पे जब हम कंसंट्रेशन चेक करना एक बार स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत सारे डिफरेंसेस, मेरे अंदर कार्बन की कंसंट्रेशन अलग मिलेगी, अर्थ क्रस्ट में कार्बन की कंसंट्रेशन अलग मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो वही लिखा है हाउएवर, क्या लिखा, हाउएवर अ क्लोज एग्जामिनेशन रिवील्स दैट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन with respect to the other elements in is higher in any living organism than in the earth crust। तो बोल दिया साफ साफ कि जब हम और क्लोजर एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें ये मिला कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है, क्या जो कार्बन और हाइड्रोजन, ध्यान से सुनना जरा, जो कार्बन और हाइड्रोजन है उनकी जो अबंडेंस है वो लिविंग टिश्यू में ज्यादा मिली इन कंपैरिजन टू बाकी के एलिमेंट्स। जैसे यहां पर देख कितना 0.14, ये 0.15, ये 0.5, ये 0.03, ये 18.5। तो वही बोल रहा है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन की अबंडेंस है बाकी एलिमेंट्स के अगर कंपैरिजन में देखें तो जो कार्बन और हाइड्रोजन की अबंडेंस हमें लिविंग टिश्यू में ज्यादा देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट। तो आ गया ना डिफरेंस। अभी तो आप सिमिलर बोलो, सिमिलर बिल्कुल हम बोल सकते हैं बट जब हम बात करें केवल एलिमेंट्स की, उनकी कंसंट्रेशन नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जो लिस्ट हमें अर्थ क्रस्ट में दिखेगी एलिमेंट्स की वही सेम ह्यूमन बॉडी में, कहते हैं ना हिंदी वाले जो भी पाठ्यक्रम वगैरह बताते हैं कि हम लोग इसी मिट्टी से बने, इसी मिट्टी में घुल जाएंगे, बिल्कुल उसका मतलब यही है। क्या इसी मिट्टी के जो कंपोनेंट हैं उन्हीं से ही हम लोग बने हैं और वापस जब हमारी डेथ हो जाएगी हम वापस से इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। क्लियर है? तो उसका मतलब ऐसे ही याद रखें आप कि हमारे अंदर जो एलिमेंट्स की लिस्ट है वो बिल्कुल डिट्टो है किसकी एलिमेंट की लिस्ट के साथ, जो अर्थ क्रस्ट के एलिमेंट्स की मिट्टी या अर्थ क्रस्ट के एलिमेंट्स की लिस्ट है उसके साथ। क्लियर है? बस फर्क इस बात का है कि उन एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन हमारे अंदर कुछ अलग है और अर्थ क्रस्ट में कुछ अलग है। मेन वही टॉपिक है। हम लोग जनरली एक कहावत से आप याद कर सकते हो कि जिस मिट्टी से हम बने हैं उसी मिट्टी में हम घुल जाएंगे, तो वही वाली बात है, क्योंकि जो कंपोनेंट हमारी अर्थ क्रस्ट में है वही सेम टू सेम कंपोनेंट हमारी ह्यूमन बॉडी के टिश्यू या लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। क्लियर है? और एक बात बहुत अच्छा नोट बोल दिया, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसे कौन से दो एलिमेंट है जिनकी कंसंट्रेशन अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मिलती है। ऐसे दो एलिमेंट, कार्बन और हाइड्रोजन। क्लियर है? हाँ है ना? उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। किसकी? फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन की तो मात्रा देख, कंपैरिजन देखा जा रहा है, देख ले जरा यहाँ पर देख ले, कंपैरिजन देखा जाता है यहाँ पर, ठीक है ना? इसके साथ इसे कंपेयर कर रहे हैं, इसके साथ इसे कंपेयर कर रहे हैं, फिर आता है इसके साथ ये, फिर आता है इसके साथ ये, ठीक है ना? तो हम लोग जनरली बोलते हैं कौन, क्या बोलते हैं? कौन इनकी प्रेजेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा मिलती है इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट। ये CHON इसकी मात्रा लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग टिश्यूज में ज्यादा प्रेजेंट होती है इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट। क्या बोलते हैं? कौन, CHON, ऐसे याद कर लो ना यार, कौन है भाई, है ना? कौन इन इस कौन कंपोजिशन की, या C कार्बन, H हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इन एलिमेंट्स की कंपोजिशन या अबंडेंस, इन एलिमेंट्स की अबंडेंस ह्यूमन बॉडी आई मीन लिविंग टिश्यू में ज्यादा पाई जाती है इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट, इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट। ये कंसेप्ट है भैया, याद रखेंगे आप लोग, ये कंसेप्ट है, याद रखना है आप लोगों को। क्लियर है? तो ये टेबल से इजीली क्लैरिफाई हो जाता है। लिस्ट सेम है पर ह्यूमन बॉडी और अर्थ क्रस्ट की उन एलिमेंट्स की अबंडेंस डिफरेंट है। क्लियर है? अब ये तो बता दिया कि ह्यूमन बॉडी में
अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में कौन ज्यादा मिलता है? उम्मीद कर रहा हूं कौन समझ गए होंगे, CHON ज्यादा मिलता है, ठीक है ना, बार बार बोल सकते हैं, याद कर लेना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पुटअप हुआ था भैया, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए मैं बता रहा हूं, नहीं तो मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है। एक बार पूछा गया कि अगर हम केवल ह्यूमन बॉडी के एलिमेंट्स को या केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा कौन पाया जा रहा है अबंडेंस के अकॉर्डिंग। तो हमारी अगर ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो अबंडेंस के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा सबसे ज्यादा कौन है? ऑक्सीजन। तो मैं ह्यूमन बॉडी के लिए ऑर्डर बना रहा हूं अबंडेंस के अकॉर्डिंग, एलिमेंट्स की अबंडेंस सबसे ज्यादा कौन दिख रहा होगा आपको टेबल में? ऑक्सीजन। फिर कौन आ रहा है देखो जरा जल्दी जल्दी, फिर आ रहा है कार्बन, उसके बाद देखिए जरा अच्छा सा कौन मिल रहा है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन के बाद मिल रहा है हमें नाइट्रोजन। ध्यान से देखें, अगर हम केवल ह्यूमन बॉडी को चेक कर रहे हैं तो, अगर हम केवल ह्यूमन बॉडी को चेक कर रहे हैं केवल तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद कौन? नाइट्रोजन। दिख गया कि नहीं दिख गया? हाँ या ना? उसके बाद चेक करो जरा कौन मिल रहा है? उसके बाद मिल रहा है कैल्शियम। ह्यूमन बॉडी को चेक कर रहे हैं बेटा, उसके बाद कौन मिल रहा है? मेरे ख्याल से कैल्शियम मिल रहा है, चेक करो जरा, हाँ या ना? ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया। कैल्शियम के बाद चेक करो जरा कौन मिल रहा है सबसे ज्यादा? कैल्शियम के बाद आई थिंक हाइड्रोजन मिल रहा है, कैल्शियम के बाद आई थिंक हाइड्रोजन मिल रहा है, हाइड्रोजन। उसके बाद चेक करो जरा हाइड्रोजन के बाद कौन मिल रहा है? हाँ या ना? सल्फर मिल रहा है, चेक कर जरा, हाइड्रोजन के बाद कौन मिल रहा है? सल्फर मिल रहा है। सल्फर के बाद देखो कौन मिल रहा है? सल्फर के बाद सोडियम और मैग्नीशियम में सोडियम मिल रहा है, फिर सल्फर के बाद कौन मिल रहा है बेटा? सोडियम मिल रहा है, और सोडियम के बाद आपको मिल रहा है कौन? मैग्नीशियम। और लास्ट में सबसे कम कौन है? लास्ट में सबसे कम कौन है? सिलिकॉन। नेग्लिजिबल लिखा तो मैं मेंशन ही नहीं कर रहा हूं, मान लो होता ही नहीं है, मेंशन ही नहीं कर रहा हूं मैं, नेग्लिजिबल लिखा हुआ है। कैसा लिखा हुआ है? नेग्लिजिबल। तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एलिमेंट्स की कॉम्पोजिशन है, ये किसकी? ह्यूमन बॉडी के लिखी। अभी मैं इन दोनों में कंपेयर नहीं कर रहा, कंपेयर करने के टाइम पे तो मैंने कर दिया कि CHON ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यू में ज्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट। अब मैं केवल ह्यूमन बॉडी में अरेंज करने हैं मुझे एलिमेंट्स, तो ये ऑर्डर आ गया, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, सल्फर, सोडियम एंड मैग्नीशियम। क्लियर है? इसी तरीके से क्या सर अर्थ क्रस्ट का ही पूछ सकता है? पूछ सकता है, बट क्वेश्चन इस पे से आया था, आप अर्थ क्रस्ट का खुद भी बना सकते हो। उम्मीद कर रहा हूं टेबल दिख रही होगी, कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, आप बना सकते हैं। क्वेश्चन जिस पे आया था वो ह्यूमन बॉडी था, अब बाई चांस अर्थ क्रस्ट पे से आ जाए तो आप लोग ऑर्डर तो दोनों तैयार करके चलिएगा, छोड़िएगा कुछ भी नहीं, छोड़िएगा कुछ भी नहीं, एक सिंगल पॉइंट आपको छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि चेक कर लेना, आप ऑब्जर्व करना अपने साथ, जो पॉइंट आप छोड़ के जाओगे उसी साल वो पेपर में आ जाएगा छपा हुआ क्वेश्चन बन के। ये एक्सपीरियंस करके ट्राई कर लेना, अगर करना चाहते हैं तो मैं तो मना करूंगा ना करिएगा ट्राई, क्योंकि ऐसा होता है जो पॉइंट आप छोड़ के जाओगे डेफिनेटली बच्चे वही आपको पेपर में छपा हुआ दिख जाएगा क्वेश्चन में, फिर कहो अबे यार ये हम पढ़ के नहीं गए, यही क्वेश्चन आ गया, फिर आके मास्टर से यही कहते हैं सर आप बता रहे थे हम पढ़ के नहीं गए, क्वेश्चन रह गया, तो मास्टर ही बेचारा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, कोई बात नहीं बेटा अगेन ट्राई। तो ऐसा ना हो तो प्लीज आप लोग कोई भी पॉइंट छोड़ के या मिस नहीं होना चाहिए, तो ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ सुना करें वीडियो कोई भी, ठीक है ना। चलें आगे। अब ये तो बात हो गई भैया कि क्या लिस्ट मिली क्या हुआ, अब हमने लिस्ट तो देख ली, अब कोई ना कोई काम तो कराया होगा तभी तो आपने लिस्ट निकाल के लाए हो, कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना, हाँ है ना, कोई तो आपने काम किया होगा ना कोई रिएक्शन तो कराई होगी ना, जिसके बेसिस पे आपने ये लिस्ट लंबी चौड़ी थमा दी हमारे हाथ में कि कार्बन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया, कैल्शियम मिल गया, सोडियम मिल गया, मैग्नीशियम मिल गया, सिलिकॉन मिल गया, तो कोई ना कोई तो लिस्ट होगी, कोई ना कोई तरीका तो होगा जिससे आप ये लिस्ट बना के हमें दे रहे हैं। तो बिल्कुल एनालिटिकल कंसेप्ट्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, एनालिसिस करने के लिए जो प्रोसेसेस हम यूज करते हैं उनको कहते हैं हम एनालिटिकल कंसेप्ट। तो हमें किसी भी सैंपल के अंदर उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन की एनालिसिस करनी है तो कुछ तरीके हैं, दो तरीके हैं, दो ही बताऊंगा, उसके अलावा मैं नहीं बताऊंगा, जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है उस पे ही एक्सप्लेनेशन करूंगा। यहां पर आपका डिटेल में नहीं दे रखा है, केवल इन एनालिसिस करने के इनिशियल स्टेप्स बताएं बेटा, जो मेन माल मसाला है जो होता है टॉपिक मेन समझने का वो है ही नहीं आपकी एनसीईआरटी में, क्योंकि वो हायर क्लासेस में सिखाया जाता है कि किसी लिविंग सैंपल में या नॉन लिविंग सैंपल में हम कार्बन को कैसे चेक करते हैं, हाइड्रोजन चेक कैसे करते हैं, नाइट्रोजन चेक कैसे करते हैं, वो इसमें नहीं बताया, केवल आपको इनिशियल स्टेप बता दिया है कि ऐसे प्रोसेस शुरू होती है, शुरू होना बताया हुआ है, यहाँ पर आपके यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, केवल स्टार्टिंग का स्टेप बताया हुआ है कि इस तरीके से हम शुरू करते हैं, फिर बाद में लिख दिया हायर क्लासेस में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे चेक करते हैं। इनिशियल स्टेप सीख लो जो दे रखे हैं, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि नहीं है तो मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चले आगे सुनना जरा, अब कैसे किया जाता है तो सुनिएगा। क्या
वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी तक तो एलिमेंट की बात चल रही थी, तो क्या इसी तरीके से हम ये भी पूछ सकते हैं कि किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें लिविंग टिश्यूज में देखने को मिलेंगे, और हम हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर, और हम कैसे पता लगाएं कि किस तरीके के मिलेंगे। ठीक है ना। तो अब इसके लिए पता करने के लिए आपको पता है क्या, एनालिसिस या एनालिटिकल प्रोसेसेस आपको अपनाने पड़ेंगे। क्लियर है। तो वही लिखा है, टू गेट एन आंसर वन हैज टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस। तो यहां पर वापस से बोल रहा हूं, केवल शुरुआत बताइए कैसे एनालिसिस स्टार्ट होती है, उसका तरीका नहीं बताया। केवल आपको इनिशियल स्टेप याद रखना है यार, उतना भी नहीं याद रख पाओगे तो बहुत दिक्कत है। क्लियर है। बहुत सिंपल तरीका, बहुत आसानी से बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे मजा आएगा। क्लियर है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इनऑर्गेनिक भी मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। यहाँ पे तो केवल ऑर्गेनिक बताया है, इनऑर्गेनिक भी मिलते हैं। ये भी पूछा गया कि इनऑर्गेनिक को कैसे पता लगाएंगे। तो अभी पहले मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड पता लगाने का तरीका बता रहा हूं, फिर दूसरा जो तरीका बताऊंगा, इनिशियल स्टेप बताऊंगा केवल, उसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। तो दूसरा तरीका बताऊंगा, उससे हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पता लगाने का तरीका देखते हैं। तो ये जो पहला केमिकल एनालिसिस है, इससे हम लोग जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन या एनालिसिस करते हैं। तो सुनना क्या हुआ, हमने क्या किया। अब स्टार्ट कर रहा हूं, केवल आपको बताऊंगा कि शुरू कैसे होता है, हाँ या ना, उसके अलावा मैं कुछ बात नहीं करूंगा। ध्यान से सुनना, क्या करना है आपको स्टार्टिंग में वो सुनिएगा। हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को पता लगाना है, कैसे पता लगाएंगे वो देखें। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, कोई लिविंग टिश्यू लेके आना पड़ेगा। जैसे या तो कोई सब्जी ले लीजिए आपने, या फिर कोई पीस ऑफ लिवर ले लिया, कोई भी एनिमल का, किसी का भी छोटा सा। तो एक हमारे पास सैंपल तो होना चाहिए ना। चेक काय में करोगे, हवा में, मेरे में, अर्थ क्रस्ट में, किसी के ना कोई तो सैंपल होगा ना, जिसमें आप इस केमिकल या ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या एनालाइज करने के लिए लाओगे। तो वो सैंपल लेके आना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लेके आना पड़ेगा, एक सैंपल। जैसे कि कोई वेजिटेबल भी हो सकती है, या किसी एनिमल का लिवर का छोटा सा पीस हो सकता है। क्लियर है। उसे क्या करना है, उसे हमें ग्राइंड करना है। क्या करना है, पीसना है। क्या करना है, ग्राइंड करना है। किसके साथ, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ। मार्क करना स्टेप है। क्वेश्चन बनता है तरीका स्टार्टिंग, किसके साथ ग्राइंड करना उस सैंपल को, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। फॉर्मूला है CCl3, मैं Cl3CCOOH। अब ये कुछ नहीं, आपने ये सुना है एसिटिक एसिड, CH3COOH। एसिटिक एसिड तो सुना होगा भैया। इस एसिटिक एसिड के तीनों हाइड्रोजन हटा के तीनों क्लोरीन लगा देना। क्या, तीनों हाइड्रोजन हटा के तीनों क्लोरीन लगा देना, तो वो फॉर्मूला बनता है CCl3। पर आपकी एनसीईआरटी में Cl को पहले मेंशन कर दिया है, उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो मैं भी उसी की तरह लिख दे रहा हूं, Cl3C। कुछ नहीं, एसिटिक एसिड का भैया है, बस यहाँ पे नाम दे दिया है क्या, ट्राइक्लोरो, मतलब समझ गए होंगे। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला तो आते ही होगा, दिस इज एसिटिक एसिड। ये क्या है, एसिटिक एसिड। इसी एसिटिक एसिड के आपने 3 क्लोरीन रिमूव कर दिए। इसको भी रिएक्शन दिखाऊंगा केमिस्ट्री में, पर यहां पर नहीं सिखाऊंगा कि हम एसिटिक एसिड से ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड कैसे बनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी रिएक्शन, नाम भी बेहतरीन सा है, पर यहाँ पे नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है नहीं याद होगा। क्लियर है। तो अब ये हाइड्रोजन हटा के हम 3 Cl लगा लेते हैं। दिस इज फॉर्म क्या, ट्राइक्लोरो एसिटिक ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है ना बेटा। हम इसको यूज करते हैं किसके साथ, उस सैंपल के साथ लिया और मिला दिया। किसमें, यूजिंग अ मोटर एंड पिस्टल। ये क्या होते हैं भैया, घर में देखी होगी मूसली, मूसली देखिए, हाँ या ना, खल्लड़ और मूसली, हिंदी में क्या दो, खल्लड़ और मूसली, हाँ या ना। तो छोटी है, लैब में मिलती है, एक छोटा सा बाउल सा होता है, वो छोटी सी मूसली होती है, उससे क्या सैंपल डाला, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला और ढंग से ग्राइंड कर दिया, पीस दिया हमने उसे। ठीक है ना, हाँ या ना। खल्लड़ और मूसली हिंदी में कहते हैं, हम घर में यार देखे होंगे, बाजरा कुटता है, बाजरा खाया है, बाजरे की रोटी वगैरह बनती है घर में, हाँ या ना। काय में बाजरा कुटता है, खल्लड़ और मूसली। ये तो नहीं है घर में कोई मिक्सी में पीसता है, अरे यार किसी भी दादी वादी से पूछेंगे तो बता देंगी वो क्या होता है खल्लड़ और मूसली, नहीं तो जनरली देखा ही होगा हर किसी ने घर में। तो उसी में ही हम लोग इसको क्या ग्राइंड करते हैं, और तब तक ग्राइंड करते हैं जब तक वो एक थिक स्लरी नहीं बन जाता। स्लरी एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, थिक स्लरी नहीं बन जाता, तब तक ग्राइंड किया जाता है। तो पहला स्टेप चल रहा है अभी, क्या किया, एक हम सैंपल लाए लिविंग टिश्यू का, उसमें क्या मिलाया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिलाया और उसे खल्लड़ और मूसली की मदद से ग्राइंड कर दिया। क्या कर दिया, उसे ग्राइंड कर दिया, और तब तक ग्राइंड किया जब तक वो एक थिक स्लरी में कन्वर्ट नहीं हो गया, थिक पेस्ट में कन्वर्ट नहीं हो गया। क्लियर है, हाँ या ना।
किस में कन्वर्ट नहीं होगा, थिक पेस्ट में। अब कन्वर्ट हो गया, अब क्या करना है, आगे बढ़ जाऊं, इसको इरेज कर दूं, रहने दो, चलो यही रहने दो। अब एक थिक स्लरी मिल गई, तो अब क्या करना है, उसको बहुत बढ़िया काम करना है, उसे हमें निचोड़ना है। कभी आपने पनीर को निचोड़ते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो पूछना मम्मी से। या तो कॉटन का क्लॉथ होता है, नहीं तो एक जाली जैसा क्लॉथ होता है, एक उसमें ऐसा लगता है छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जाली, जिसमें पनीर को निचोड़ा जाता है, जिसमें पनीर के अंदर जैसे जब बनता है ना एक्सेस वाटर होता है, उस वाटर को रिमूव करा जाता है, पनीर को बांध के उस कपड़े में लटका दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और धीरे 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 जितना भी पानी होता है वो सब निकल के आता जाता है, और पनीर कॉटेज चीज यार इंग्लिश में, क्लियर है, बिल्कुल मस्त फ्लफी सा बन के आ जाता है, क्लियर है। तो वही काम करना है यहाँ पर, पनीर नहीं है पर पनीर नहीं है, खा मत जाना, ठीक है ना। तो क्या है, थिक स्लरी है। तो अब उस जो नेट लाइक क्लॉथ होता है उसे हम कहते हैं चीज क्लॉथ। क्या कहते हैं बेटा, चीज क्लॉथ। वही लिखा है पनीर के लिए जो यूज करते हैं, क्या पनीर के लिए जो यूज करते हैं यार, छल्ली जैसा होता है वो, एक तरीके से लगता है, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उसमें बांध देते हैं और उसको बांध के टांग दिया जाता है, धीरे 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 जो भी पानी होता है, लिक्विड है, वो सेपरेट होता चला जाता है, ठीक है। और बचा हुआ पनीर आपको उस क्लॉथ के अंदर मिल जाएगा। तो या फिर जनरली नहीं, अगर घर पे नहीं है ये, तो कॉटन के काम कपड़े से भी काम चल जाएगा। तो सुनना जरा, इफ वी वर टू स्ट्रेन दिस दो आ चीज क्लॉथ और कॉटन, वी वुड ऑब्टेन टू फ्रैक्शन। अगर हमने इसे निचोड़ा, स्ट्रेन किया, हाँ है ना, किसकी मदद से, चीज क्लॉथ या कॉटन के कपड़े की मदद से, तो हमें दो फ्रैक्शन मिलेंगे। एक तो वो लिक्विड जो हमें नीचे, जैसे सपोज करो आपने पेस्ट लिया, एक कॉटन का क्लॉथ है, मान लो मैं मान ले रहा हूं इसको, देखिएगा जरा, ये क्या है, मान लो कॉटन का क्लॉथ है, इसके अंदर मैंने सामान स्लरी भर दी, क्या भर दी, इसके अंदर मैंने स्लरी भर दी, और इसको मैंने बिल्कुल पैक कर दिया इस तरीके से, हाँ या ना, पैक कर दिया, हाँ या ना। मान लो यार कपड़ा होता है, इसके अंदर स्लरी भरी हुई है, अब इसको मैंने बांध के टांग दिया, क्लियर है, हाँ या ना। तो एक नीचे मैंने बीकर लगा दिया, इसके क्या लगा दिया, एक नीचे बीकर, तो इसका जो भी लिक्विड वाला पार्ट है वो सब इस बीकर में इकट्ठा हो जाएगा और इसमें बचा हुआ पेस्ट रह जाएगा, हाँ या ना। तो वही बोल रहा है, जब हम इसको निचोड़ेंगे, इसको जो थिक स्लरी बनी है, जब हमने इसको ग्राइंड किया है, तो उसको किसकी मदद से निचोड़ेंगे, चीज क्लॉथ या कॉटन के कपड़े की मदद से। तो हमें दो फ्रैक्शन मिलेंगे, क्या मिलेंगे, दो फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन तो हमें मिलेगा फिल्ट्रेट, क्या मिलेगा, एक फ्रैक्शन मिलेगा हमें फिल्ट्रेट, क्या मिलेगा, वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्युबल पूल। क्या, एक हमें मिलेगा फिल्ट्रेट, जिसको हम मोर टेक्निकली बोलेंगे एसिड सॉल्युबल पूल। क्या बोलेंगे बेटा, एसिड सॉल्युबल पूल। और जो दूसरा फ्रैक्शन है वो मिलेगा हमें रिटेंटेट, क्या, रिटेंटेट और द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, जिसको हम क्या कहेंगे, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो पहला हमें क्या मिला, फिल्ट्रेट, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एसिड सॉल्युबल पूल, जो एसिड में डिसॉल्व हो गया होगा उस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, क्लियर है। और दूसरा जो बचा हुआ पार्ट, जो घुल नहीं पाया होगा, जो घुल नहीं पाया होगा वो बचा रह गया होगा रिटेंटेट में, जिसको हम एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, क्योंकि आपने ये एसिड मिलाया है इस वेजिटेबल, किसमें, लिविंग टिश्यू में, तो जो भी लिविंग टिश्यू का कंपोनेंट इस एसिड में घुल गया होगा वो सारा का सारा एसिड सॉल्युबल पूल में मिलेगा, और जो भी कंपोनेंट इस एसिड में नहीं डिसॉल्व हो पाया होगा वो रिटेंटेट की फॉर्म में रह गया होगा, जिसको हम बोल देंगे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। तो दो फ्रैक्शन आपको मिले इससे, क्या, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है जिसे एसिड सॉल्युबल पूल कह रहे हैं, और दूसरा जो बचा हुआ रह गया उसे हम क्या कह रहे हैं, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, क्लियर है। क्या, दो फ्रैक्शन मिल गए, एसिड सॉल्युबल एंड एसिड इनसॉल्युबल। अब इन दोनों की कॉम्पोजिशन चेक करनी है आपको, अब इन दोनों की कॉम्पोजिशन आपको चेक करनी है। तो वही लिखा है, साइंटिस्ट हैव फाउंड thousands of organic compounds in the acid soluble pool। और जब इन दोनों में चेक किया गया तो हमें यह पता लगा कि जो एसिड सॉल्युबल पूल है, जो फिल्ट्रेट की फॉर्म में हमें मिला है उसके अंदर, क्योंकि वो एसिड ही तो निकल के आया और लिक्विड स्टेट में है भैया, हाँ या ना, तो नीचे बचा हुआ पानी जो आया होगा वो एसिड सॉल्युबल पूल का बना होगा, क्लियर है। तो साइंटिस्ट ने पता लगाया कि जो एसिड सॉल्युबल पूल होता है उसमें न्यूमरस नंबर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, उसमें न्यूमरस नंबर के ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे ढूंढे वो यहां पर आपके यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ, केवल आपके यहाँ इनिशियल स्टेप बताया है कि हम एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। अब उस एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या क्या रिएक्शंस यूज करें, क्या क्या प्रोसेसेस यूज करें, वो इतना डिटेल में नहीं बताए हैं, वो इतना डिटेल में नहीं बताया। मेन डिटेल में जो आपको इंफॉर्मेशन दी है वो केवल इनिशियल स्टेप की दी है कि कैसे हम एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बनाते हैं। तो और आपको ये भी बता दिया यहाँ पर इंफॉर्मेशन कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर ही मिले, क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूं इनिशियल स्टेप क्लियर होगा आपको।
ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस करनी है उसके लिए। क्लियर है? क्या किया? उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सारे पॉइंट आपको याद या नोट या समझ जरूर आ गए होंगे। क्लियर है? हाँ है ना? तो अब आगे बढ़े एक स्टेप, इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब एसिड सॉल्युबल पूल में हमें पता लग गया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर है? अब उसमें हमें क्या चीजें देखनी है कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करना है। डिटेल में नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है मैं वही बताऊंगा। यहां तक उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है ना? तो आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो अब आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हम बात करेंगे एसिड सॉल्युबल पूल में हम क्या क्या सेपरेशन के तरीके अपनाते हैं, वो आपको हायर क्लासेस में ही समझाए जाएंगे। तो वो सुनना जरा। क्या? इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे इन्होंने इसी बात से बोल के पल्ला झाड़ लिया कि आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा कि किसी पर्टिकुलर लिविंग टिश्यू के सैंपल में से हम कैसे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को पता लगाएंगे कि क्या है उसका फॉर्मूला है, क्या उसका स्ट्रक्चर है। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत इनिशियल आपको थोड़ा सा ही बताया हुआ है कि क्या क्या करना है, कौन से टाइप की चीजें होती है, बस वो सुन लेना। ठीक है ना? जनरली आपको सीखने को ये सारे काम हायर क्लासेस में मिलेंगे कि कोई लिविंग टिश्यू है, एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो सॉल्युबल पूल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, अभी बता दिया गया रिजल्ट, ये तो आपको याद होना चाहिए। उसमें हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को फोकस करके काम कराते हैं। क्लियर है? तो ये नहीं कि आप एक ही टाइम में बहुत सारे कंपाउंड्स, आपको कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस बेटा बहुत सारी होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हमें ग्लूकोज ऑब्टेन करना है, तो बाकियों को कैसे सेपरेट करें, केवल ग्लूकोज ही बचा रह जाना चाहिए, या फिर हम ग्लूकोज को बाहर निकाल लें, बाकी चीजें बची रह जाए। दो तरीके होते हैं सेपरेट करने के, या तो बाकियों को हटा दो, जो आपको चाहिए वो बचा रह जाए, या फिर जो आपको चाहिए उसे प्रेसिपिटेट करके बाहर निकाल लो, बाकी की सारी चीजें बची रह जाए। तो दो तरीके से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट कराते हैं, या तो बाकी के सामान को रिमूव करो, वो एंड में बचा रह जाए, या फिर जो आपको चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको बाहर निकाल लो, बाकी का जो इंप्योरिटी वो बची रह जाए। तो इस तरीके से काम कराया जाता है सेपरेशन का। तो वही सारी चीजें आपको हायर क्लासेस में बच्चों सिखाई जाएंगी कि कैसे किसी लिविंग टिश्यू में किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को पता लगाते हैं हम लोग, कैसे सेपरेशन कराते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो वही लिखा है यहां पर, केवल इतना ही सफिशिएंट आपको समझने के लिए कि जो हमने एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन किया है उसमें से हम लोग बाकी सारे सामान को हटा देते। तो वही लिखा है, इट विल सफाइस टू से हियर दैट वन एक्सट्रैक्ट्स द कंपाउंड्स then subject the extract to various separation technique till one has separated a compound from all other compounds। तो यहां पर केवल इतना ही आप समझ लो कि जो हमने एक्सट्रैक्ट निकाला है, तो कोई भी अगर बंदा काम कर रहा है, उसने जो एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन किया है, तो उसके एक्सट्रैक्ट में हम बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक को अपनाकर, कैसे भी बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स को अपनाना पड़े तो अपनाया जाएगा। तो वो बंदा अपने एक्सट्रैक्ट में बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक लगाता है और एक एक करके सारे कंपाउंड्स को अलग कर देता है, और जो उसको रिजल्ट चाहिए, जो उसने दिमाग में सेट कर रखा है, मुझे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लास्ट में ऑब्टेन करना है। क्लियर है? तो वो तब तक ये सेपरेशन टेक्निक कब तक अपनाता है, जब तक जो वो कंपाउंड चाहिए उसे, वो उस कंपाउंड को बाकी के जो हमारे उसको नहीं ऑब्जर्व करने उनसे सेपरेट ना कर ले। तो केवल इतना दिमाग में रखो, मेन स्टेप आपको बता दिया गया कि दो पूल क्रिएट करने हैं, और जिस पूल में ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हम सेपरेशन टेक्निक अपनाते हैं कि एक एक करके कंपाउंड हटाते चलते हैं, और जो हमें कंपाउंड चाहिए उसको अल्टीमेट लास्ट में हम ऑब्टेन कर लेते हैं बाकियों को सेपरेट करके। तो हम सीधी भाषा में ये कह लेते हैं, इन अदर वर्ड्स वन आइसोलेट एंड प्योरीफाइज अ कंपाउंड। तो सीधी भाषा में कोई बंदा अगर काम कर रहा है तो उसका मेन मोटिव ये है कि वो जो दिमाग में सेट करके आया कि मुझे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड देखना है, तो वो उसे आइसोलेट करता है पहले सेपरेशन टेक्निक से, और बाद में उसे प्योरीफाई करा लेता है। यहां पर केवल इतनी सी बात बोल दी गई है, उन टेक्निक्स के बारे में नहीं बताया गया कि हमें अगर कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन करना है तो कौन कौन सी टेक्निक अपनाएंगे, प्रोटीन ऑब्टेन करना है तो कौन सी टेक्निक, इतना आपके यहाँ डिटेल में नहीं है, वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जनरली सिखाते हैं सारी चीजें। ठीक है ना? यहाँ पर इतना ही याद रखो कि मेन मोटिव क्या है, हमें सेपरेशन टेक्निक अपनानी है एसिड सॉल्युबल पूल में। और किसके लिए? हमें अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है, हम पहले उसे मार्क करेंगे और फिर बाकी के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करके जो हमारा रिजल्ट है वो हम ऑब्टेन कर लेंगे। तो वही दो काम होते हैं, आइसोलेशन और प्योरिफिकेशन। तो जो भी बंदा एसिड सॉल्युबल पूल बना रहा है उसका दो मोटिव होगा, पहले तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे चाहिए उसे आइसोलेट करेगा, और फिर बाद में उसे प्योरीफाई करके साफ कर लेगा। क्लियर है? तो अब इससे करके कौन सी बड़ी तीर मार लिया, अरे भैया बहुत बड़ा तीर मार दिया उसने। तो ये काम करा के उसने क्या किया, इस काम को कराने से उसने ये चीज ऑब्टेन किया। उसे दिख जाएगा कार्बोहाइड्रेट नाश्ता, अरे भैया नाश्ता वो नहीं दिखेगा। इस काम से
इन एनालिसिस से वो बंदा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर देगा उस कंपाउंड के। तो सबसे पहले निकाला जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरली आपने केमिस्ट्री में सुने ही होंगे, उनकी मदद से वो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बता देता है। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्टेन कर लेगा टेक्निक से और फिर वो उसका स्ट्रक्चर। तो और कुछ नहीं, आइसोलेट प्योरीफाई करा के ये एनालिटिकल प्रोसेस की मदद से जो भी बंदा काम करा रहा है उसका मेन दो ही मोटिव होता है, वो अल्टीमेटली उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगा लेता है और उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर। ये पता लग गया तो सभी पता लग गया भैया, यही तो पता लगाना है हमें। तो वही लिखा है एनालिटिकल टेक्निक्स व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड। तो ये जो काम चल रहा है, ये एनालिटिकल टेक्निक जब हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को दिमाग में बैठा के चलते हैं, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड पर जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? असली में क्या वो दिख जाएगा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड? दिखता नहीं है, हमें दिखता है उसका, पता लगता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो वही लिखा है एनालिटिकल टेक्निक्स व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव अस एन आइडिया ऑफ, क्या बताता है? एक आइडिया देता है, किसका? उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द पॉसिबल या प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ये काम और कुछ नहीं, केवल हमें ये बता देते हैं कि हम जो एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, हमें उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उस कंपाउंड का प्रोबेबल स्ट्रक्चर, पॉसिबल जो उसका स्ट्रक्चर होगा, केवल इन एनालिटिकल टेक्निक से हमें वो पता लगता है। ये थोड़ी है कि कार्बोहाइड्रेट आंखों से दिख रहा है तुम्हें, हाँ है ना? हमें केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो जाता है, उसका आइडिया पता लग जाता है। तो हम लोग प्रिडिक्ट कर देते हैं कि हाँ ये कंपाउंड है, ये इसके अंदर ये कंपाउंड मिला है। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल कार्बोहाइड्रेट के लिए काम चल रहा होगा, कोई दूसरा बंदा प्रोटीन के लिए करा रहा है, कोई तीसरा बंदा न्यूक्लिक एसिड के लिए करा रहा है, कुछ भी करा सकते हैं। तो बस आपको ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए काम करा जाएगा, एक सैंपल में एक बार में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड करके पता लगाया जाता है। ये नहीं कि आप एक ही बारी में प्रोटीन भी पता लगा लो, ग्लूकोज भी, कार्बोहाइड्रेट भी पता लगा लो, न्यूक्लिक एसिड भी पता लगा, जब मतलब हो जाएगा तो आप एनालिटिकल कंसेप्ट नहीं लगा पाओगे। क्लियर है? एक एक करके काम कराया जाता है। तो हम लोग जनरली क्या रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं? उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसका पॉसिबल स्ट्रक्चर। क्लियर है? हाँ है ना? और जब ये सारे एनालिटिकल ये सारे काम हो गए तो अल्टीमेटली हमने ये बता दिया कि जब एक एक करके कंपाउंड्स के पता लगाते चले गए तो हमें क्या पता लगा कि ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज कैन बी कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। और अल्टीमेट हमने एक रिजल्ट दे दिया कि जितने भी हमें कार्बन कंपाउंड्स किसी लिविंग टिश्यू में ऑब्टेन हुए, उन सबको हमने बायोमॉलिक्यूल्स का दर्जा दे दिया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, आपको पता है कार्बन कौन की प्रेजेंस या CHON, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कंसेंट्रेशन हमारे अंदर ज्यादा मिलने का कारण यही बायोमॉलिक्यूल्स है। इन्हीं की वजह से तो हमारे पास लाइफ है भैया, ठीक है ना? ये नहीं होंगे तो हमारे अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगी। मेटाबॉलिक रिएक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आ लिविंग। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं थोड़ा बहुत तो ध्यान होगा आप लोगों को, ठीक है ना? तो वही है कि ये सब एनालिटिकल कंसेप्ट से हम लोग यही पता लगाते हैं कि कौन से कंपाउंड का क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या उसका स्ट्रक्चर है। और हमें अल्टीमेट ये पता लग गया कि आधे से ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स मिल रहे हैं, तो हमने उन सब कार्बन कंपाउंड को क्या बोल दिया? बायोमॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग टिश्यू में पाए जाते हैं। दैट्स इट। क्लियर है? तो ये भाई तरीका है ऑर्गेनिक कंपाउंड को पता लगाने का किसी लिविंग टिश्यू के अंदर। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? तो ये आपको मैंने तरीका बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड को पता लगाने का। अब इसी तरीके से क्या सर केवल लिविंग टिश्यू में ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होंगे, इनऑर्गेनिक नहीं होंगे? बिल्कुल भैया, इन लिविंग टिश्यूज के पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड की भी प्रेजेंस होती है। अब बात आती है, ये तो आपने कंसेप्ट बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड को पता लगाने का, क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को पता लगाने का भी तरीका? बिल्कुल है। उसके लिए एक दूसरा तरीका है, उसके भी मैं इनिशियल कंसेप्ट बताऊंगा। यहां पर भी मैंने केवल इनिशियल कंसेप्ट बताया, एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल बताया। सेपरेशन टेक्निक तो नहीं सीखा, वो सब हायर क्लासेस में सीखेंगे आप। इसी तरीके से इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मैं आपको इनिशियल स्टेप्स बताऊंगा कि इनिशियली हम क्या करते हैं, बाद में सेपरेशन टेक्निक लगाई जाती है। सेपरेशन टेक्निक्स आपके यहाँ नहीं है, केवल इनिशियल आपको स्टार्ट करना आ जाए उस प्रोसेस को, वो बताया जा रहा है आपको। क्लियर है? तो अब मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि जिससे हम किसी लिविंग टिश्यू में कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एलिमेंट्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनको कैसे पता लगाते हैं। क्लियर है? तो उसको ध्यान से सुनना भैया, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना स्टार्ट कर रहा हूं। अब देखो भाई, अब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। देखो, अब जैसा कि जरूरी नहीं है ना भैया कि लिविंग टिश्यूज में केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड ही मिले, इनऑर्गेनिक भी तो मिल सकते हैं। तो वो सुनना जरा। अब उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनके भी इनिशियल मेथड क्या? हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म
have also got inorganic elements and compounds in them. जैसे कि हमें पता है ऑर्गेनिक मिल रहे हैं, उसी तरीके से इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। अब हाउ डू वी नो दिस, अब कैसे पता लगाएंगे कि मिले हैं कि नहीं मिले? तो बहुत सिंपल तरीका है, इनिशियल मेथड सुनना। तो हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पता लगाने के लिए क्या करते हैं, कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं वो सुनना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a slightly different but destructive experiment have to be done या has to be done। तो अगर हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड पता लगाना है तो एक तो पहली बात ऊपर से थोड़ा सा डिफरेंट तरीका अपनाना पड़ेगा और थोड़ा वो डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट है, उसमें आग वाग लगानी पड़ती है। अब वो कैसे देखना जरा क्या करना है। तो सबसे पहले किसी भी बंदे को अगर काम करना है तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, वन वेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ लिविंग टिश्यू। तो उसे एक आदमी है, मेरे को करना है टेस्ट, मैंने क्या किया, एक लिविंग टिश्यू लिया, उसको मैंने वेट कर लिया। क्लियर है, वेट मतलब रोका नहीं है, नाप लिया, उसका वेट नाप लिया। क्लियर है। तो जब मैंने किसी लिविंग टिश्यू का जो वेट नापा, नया ताजा लिविंग टिश्यू लेके आया हूं मैं, उसको वेट करने के लिए मैंने मशीन पे रख दिया और वेट किया। तो जैसे कि अगर मैं कोई मान लो कोई लीफ या कोई लिवर का पीस है उसको वेट कर रहा हूं, तो जो इनिशियली जब मैं उस टिश्यू को लेके आया हूं, जो ताजा टिश्यू आया उसको मैंने वेट किया है, तो जो मुझे उस टाइम पे वेट मिलेगा ना उसे मैं कहूंगा वेट वेट। क्या बोलूंगा, वेट, क्योंकि उस टिश्यू के अंदर अभी नया ताजा लाया हूं तो डेफिनेटली उसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन होगा, वाटर का अमाउंट होगा। क्लियर है। तो क्या करना है, किसी बंदे को लेके आना है कोई स्मॉल लिविंग टिश्यू, उसको वेट करना है और उसका वेट मेजर करके लिख लेना है वेट वेट के हिसाब से। क्लियर है। और फिर वो उस टिश्यू को ड्राई किया जाता है, ड्रायर से मान लो या फिर ऐसे रख देना धूप में, उसे ड्राई किया जाता है। क्लियर है। या थोड़ा सा हीट करके ड्राई किया जाता है। क्या किया जाता है, ड्राई। तो जितना भी वाटर होगा वो सब इवेपोरेट हो जाएगा। ड्राई करने से क्या होगा, ऑल द वाटर इवेपोरेट्स। तो उस लिविंग टिश्यू में से जितना भी वाटर है वाटर वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट हो गया, वापस से वेट करेंगे फिर हम, क्या जो बच गया होगा वाटर इवेपोरेट होने के बाद टिश्यू तो नहीं जलाया नहीं है, केवल ड्राई किया है, तो जितना भी पानी था वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो गया और फिर जो हमें ऑब्टेन हुआ हमने वापस से उसका वेट लिया, तो वही लिखा है द रिमेनिंग मटीरियल गिव्स ड्राई वेट। तो जब हमने वापस से वेट किया तो उस वेट को हमने क्या बोल दिया, ड्राई वेट। पहला क्या किया, W1 पहले इनिशियली लाए तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेट वेट। और फिर हमने नापा W2, उसे हम क्या बोल रहे हैं, ड्राई वेट। आपको इस तरीके से क्या पता लग गया, वाटर कितना था, डिफरेंस निकाल लेना, वाटर का अमाउंट पता लग जाएगा। क्लियर है। इनऑर्गेनिक है मेरे ख्याल से, आई थिंक। क्लियर है, पता लग गया वाटर कितना है। आगे देखो, कंपाउंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफरेंस निकाल लेना, वाटर का अमाउंट पता लग जाएगा भाई। तो पहला तो पता लग गया ना। अब आगे, अब हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिमूव, क्योंकि इनऑर्गेनिक पता लगाना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिमूव करेंगे। और हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर क्या सभी कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जिन कंपाउंड में कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो अब उसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस टिश्यू को बर्न करेंगे। क्या, उस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को रिमूव करने के लिए हम इस लिविंग टिश्यू को बर्न करते हैं। तो सुनना जरा, नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न, बिल्कुल जला दिया उसे, तो उसके टिश्यू के अंदर जितने भी कार्बन कंपाउंड होंगे, आई मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सब के सब ऑक्सीडाइज हो गए होंगे, सब के सब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, किसमें, गैसियस फॉर्म में। और जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबशन कराया जाता है, बर्न का मतलब कंबशन कराएंगे, तो जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन होता है तो उसमें जो गैसियस प्रोडक्ट होते हैं वो CO2 और वाटर, कोई भी उठा लो, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, उन सब में जब कंबशन करते हैं तो CO2 और वाटर ही इवेपोरेट होके निकलता है। तो वही कह रहा है कि अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हटाएंगे तभी तो मिलेगा हमें इनऑर्गेनिक। तो वाटर हट गया, हाँ है ना। अब हमने उस टिश्यू को बर्न कर दिया, कंबशन करा दिया, तो उसके अंदर से जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था, वो सब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे CO2 और वाटर में। और हमारे पास जो बचेगा वो बचेगी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कंसंट्रेशन। तो वही लिखा है क्या, नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न्ड ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू गैसेस फॉर्म CO2 एंड वाटर वेपर एंड आर रिमूव। वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। क्लियर है। और फिर जब बर्न होने के बाद जो अमाउंट, जो भी सब्सटेंस हमारे पास बच के आएगा उसे क्या बोलेंगे, व्हाट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड द ऐश। जो बचा हुआ होगा उसे राख कहेंगे, ऐश। क्या बोलेंगे, ऐश। और इसी ऐश के अंदर प्रेजेंट होंगे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या कंपाउंड। क्लियर है, हाँ या ना। तो जब हमने ड्राई किया तो वाटर हटा दिया, बर्न किया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हटा दिए, और जो हमारे पास बच के सब्सटेंस आया वो क्या बचा, उसकी राख बची, ऐश बची। और वही लिखा है दिस ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट। और यही वो ऐश है, राख है, जिसमें हमारे पास इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फलाना फलाना। क्लियर है। और इसी ऐश में हमारे पास
इनऑर्गेनिक एलिमेंट पाए जाएंगे, उन्हें सेपरेट करेंगे, प्योरीफाई करेंगे। क्लियर है, हाँ या ना? इसी ऐश के अंदर हमारे पास इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिल जाएंगे। क्लियर है, हाँ या ना? तो ये बेसिक सा तरीका है भैया इनऑर्गेनिक कंपाउंड को पता लगाने का किसी लिविंग टिश्यू के अंदर। दैट्स इट। क्लियर है, हाँ या ना? अब एक बात और आती है, क्या सर पिछले मेथड में जो आपने एसिड सॉल्युबल पूल मिलाया बनाया था उससे भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बेटा सुनना जरा एक बात, नोट बना लेना। क्या बना लेना? नोट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ना एसिड सॉल्युबल पूल या एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में भी पाए गए थे, वहां पे भी सेपरेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। तो नोट बना के लिख लेना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि सल्फेट एंड फॉस्फेट या कुछ सॉल्ट्स होंगे NaCl वगैरह, सल्फेट एंड फॉस्फेट मेनली आर आल्सो सीन इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। जो पहला तरीका था ऑर्गेनिक कंपाउंड को पता लगाने का, तो उस एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर या फ्रैक्शन के अंदर भी हमें सल्फेट और फॉस्फेट जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले थे, उनमें भी हमने प्योरिफिकेशन सेपरेशन कराया, तो वहां पर भी हम पता लगाया था कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर भी सल्फेट और फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। बट मेन जो एलिमेंट को पता लगाने का कैल्शियम मैग्नीशियम, वो हम ये डिस्ट्रक्टिव मेथड यूज करेंगे। वाटर इवेपोरेट बर्न किया तब मेन एलिमेंट्स पता लगते हैं, पर सल्फेट फॉस्फेट इन जैसे कंपाउंड्स अनऑर्गेनिक अगर पता लगाने तो हम एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में भी पाए जाते हैं, वहां से भी पता लगा सकते हैं। क्लियर है, और इसी वजह से हम लोग दो तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं या दो तरीके से एलिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं या एनालिटिकल प्रोसेसेस अपनाते हैं। एक तरीका एलिमेंट्स को पता लगाने का और दूसरे से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कंपाउंड्स को पता लगाने का। तो वही लिखा है, देयरफॉर elemental analysis gives elemental composition of the living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. तो दो तरीके से एनालिटिकल प्रोसेसेस अपनाए जाते हैं, एक होती है एलिमेंटल एनालिसिस, एक होती है कंपाउंड की एनालिसिस। क्लियर है, हाँ या ना? तो एलिमेंटल एनालिसिस से हम लोग एलिमेंटल कॉम्पोजिशन को पता लगाते हैं, जैसे हाइड्रोजन कितना है उस लिविंग टिश्यू में, ऑक्सीजन क्लोरीन कितना है, कार्बन कितना है। और वहीं पे वाइल एनालिसिस फॉर कंपाउंड्स, अगर वहीं पे हम लोग क्या कंपाउंड्स के लिए एनालिटिकल प्रोसेस अपनाते हैं, तो वो हमें क्या बताते हैं कि किस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो वो हमें क्या बताते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। एलिमेंटल एनालिसिस क्या बताता है कि कौन कौन से टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन या कार्बन, किसमें, इन अ लिविंग टिश्यू, इन अ लिविंग टिश्यू। तो दो तरीके के एनालिटिकल कंसेप्ट है, एक एलिमेंटल के लिए और एक कंपाउंड्स के लिए। क्लियर है, हाँ या ना? अब यहीं पर हम इन एनालिटिकल कंसेप्ट्स को दो तरीके से देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे तो अभी तो मैंने केवल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी बताया तो नहीं कि हमें जो कंपाउंड मिलेगा हम हमें उसे रिजल्ट कैसे ऑब्टेन करेंगे, क्या चीजें हम उन कंपाउंड्स में देखेंगे। अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो सब केमिस्ट्री की बात हो गई। क्लियर है, अब हम जनरली दो पॉइंट ऑफ व्यू से उन कंपाउंड्स जो हमने ऑब्टेन करे उनको क्लासिफाई करते हैं बेटा। दो तरीके से, दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उन कंपाउंड्स को क्या पढ़ते हैं, ये समझते हैं। एक हो गया केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, एक हो गया बायोलॉजी के अकॉर्डिंग। अब वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू और सुन लो कि केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या समझ पाते हैं इन बातों में और बायो के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या समझनी है। तो वही लिखा है, फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स। अगर हम लोग इन्हीं एनालिटिकल प्रोसेसेस में केमिस्ट्री का लॉजिक्स लगाते हैं, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, तो जनरली अगर कोई बंदा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा होता है तो वो फंक्शनल ग्रुप्स को देखता है। क्या, जब एनालिसिस करता है तो असल में वो इन एनालिसिस के टाइम पर ऐसी रिएक्शंस को प्रेफर कर रहा होगा जो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। तो ये एनालिसिस में कोई ना कोई मेथड्स तो आप यूज करोगे ना सेपरेशन के लिए। तो अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कराते हैं तो जो बंदा काम कर रहा होगा वो सबसे पहले क्या, वो केवल फंक्शनल ग्रुप्स को इंपॉर्टेंस देगा, वो फंक्शनल ग्रुप्स को ऑब्जर्व करेगा, जैसे कि एल्डिहाइड देखेगा, कीटोनिक ग्रुप देखेगा, एरोमेटिक कंपाउंड देखेगा, इन सबको वो इंपॉर्टेंस देगा। बट वहीं से अगर हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या चीजें क्लासिफाई करते हैं, तो वही लिखा है, बट फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जब हम ये एनालिसिस कराते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वी शैल क्लासिफाई दैम, ये जो कंपाउंड्स या एलिमेंट्स मिल रहे हैं, कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं बेसिकली मैं, तो हम लोग इनको क्लासिफाई करते हैं या तो अमीनो एसिड्स ऑब्जर्व करेंगे या न्यूक्लियोटाइड बेसेस या न्यूक्लिक एसिड्स या फैटी एसिड्स या अमीनो एसिड्स वगैरह, प्रोटीन की चेन्स वगैरह। तो हम इस टाइप के कंपाउंड्स को ऑब्जर्व करते हैं बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया जाता है इन कंपाउंड्स का, और बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हम अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसेस, फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकेराइड्स, इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये दोनों का नजरिया अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, बायो का अलग है, क्योंकि जनरली कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह में पेल देते हैं। एल्डिहाइडिक कीटोन्स या एल्डोहेक्सोज, एल्डोकीटोन्स, ये कैटेगरी होती है बेटा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और फ्रक्टोज,
ग्लूकोज इज अ एल्डोहेक्सोज एंड फ्रक्टोज इज अ कीटोहेक्सोज सिखाते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। क्लियर है, सीखा भी होगा, किसी ने पढ़ रखा है उसने। तो वो सब केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग केवल फंक्शनल ग्रुप को इंपॉर्टेंस देते हैं, बट बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन कॉम्पोजिशंस को, इन कंपाउंड्स को इंपॉर्टेंस देते हैं कि अमीनो एसिड्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस क्या है, फैटी एसिड्स क्या है, इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये एनालिटिकल बेसिस, ये एनालिटिकल प्रोसेस के बाद जो हम क्लासिफाई करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं, केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या केमिस्ट्री के या बायोलॉजी। हमें बायोलॉजी पढ़नी है तो हम लोग केवल बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। केमिस्ट्री वाला है वो केमिस्ट्री वाले बायोमोलिक्यूल्स में आप पढ़ लेंगे, 12th क्लास में चैप्टर है आपका। क्लियर है, तो अब हम लोग केवल बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड बेसिस, फैटी एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे आगे जाके। क्लियर है, अब यहाँ पर एक टेबल और दे रखी है, ध्यान से देख लो भैया। ये कुछ नहीं, वो जो इनऑर्गेनिक प्रोसेस हमने ऑब्टेन किया था ना, उससे पता लगाया था कि हमें लिविंग टिश्यू के अंदर कौन कौन से इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर और कंपाउंड्स, कुछ NaCl, कार्बोनेट वगैरह। ठीक है, तो कौन कौन सोडियम Na+ की फॉर्म में मिलेगा, पोटेशियम K+ की, हमारी बॉडी के अंदर बता रहे हैं किसकी फॉर्म में मिलेगा, Na+ की, पोटेशियम K+ की फॉर्म में, कैल्शियम Ca+2 की फॉर्म में, मैग्नीशियम Mg+2 की फॉर्म में, वाटर H2O। क्लियर है, कंपाउंड्स और भी मिलते हैं इनऑर्गेनिक, जैसे NaCl मिल गए, कैल्शियम कार्बोनेट्स मिल गया, फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, सल्फेट्स मिल जाएंगे। तो ये सारे इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी लिविंग टिश्यू के, जो हमने कैसे डिस्ट्रक्टिव मेथड से ऑब्टेन करे होंगे प्रोसेसेस। क्लियर है, दैट्स इट। तो ये भैया तरीका है क्या क्या करने का, किसी लिविंग टिश्यू में उसकी कॉम्पोजिशन का एनालिसिस करने का, किसी लिविंग टिश्यू के अंदर उसके केमिकल कंपोनेंट्स का एनालिसिस करने का। क्लियर है, हाँ या ना? उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है इस टॉपिक को, बट मैं इस सेशन को यहीं तक एंड रखूंगा क्योंकि यहाँ पर एक टॉपिक ब्रेक नहीं हो रहा, सारी पॉइंट यहाँ तक एंड हो गए। इसके आगे थोड़ा सा इसी के ही बारे में बात चलेगी। अब हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बात करेंगे, अमीनो एसिड्स क्या है, फैटी एसिड्स क्या है, वो सारी चीजें। अब इस सेशन को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ भैया, क्योंकि अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है आपका, अभी केमिकल कंपोनेंट्स की एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुई है। अभी आपको बस तरीके बताया कि क्या करते हैं हम, किस तरीके से कंपाउंड्स की लिस्ट बनाई जाती है, हाँ या ना, किन प्रोसेसेस की मदद से हम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है, और किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्लासिफाई करना है। और इस चैप्टर में आपको पता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, हमें बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 2-3 नाम दे रखे हैं। अब अगले सेशन में मैं इन्हीं कंपाउंड्स को या इन्हीं मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है, उम्मीद करूंगा आज के सेशन के आपको सारे पॉइंट समझ में जरूर आ गए होंगे। तो इस पॉइंट को या इस लेक्चर को भैया जरूर रिवाइज कर लेना ढंग से, सारे पॉइंट्स याद हो जाने चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट सेशन अच्छे से समझ में आएगा डिटेल में। क्लियर है, तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों, ठीक है ना? तो अगले सेशन में मिलता हूं, थैंक यू वेरी मच।